वेलकम बच्चों। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम का अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज मिडिल टर्म इन अ बायनोमियल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो इसकी हेडिंग देखते हैं, फिर एग्जैक्टली मिडिल टर्म को किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे ये चीजें देखते हैं। फिर इस पर बेस्ड जो पीवाईक्यूज पूछेंगे उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग आ गई अपने पास, दैट इज मिडिल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन, दैट इज x प्लस a रेज टू n। अब यहाँ पर जो पहली चीज आई, ये जो एक्सपेंशन अपने पास दिया गया है x प्लस ए रेज टू n, तो इसके एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को मिल रहे होंगे दोज विल बी n प्लस वन। तो इसके एक्सपेंशन में n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास आ रहे होंगे। अब यहाँ पर एक दो चीजें अपने को ऐसे देखने को मिल रही होगी कि अगर n इवन हुआ तो n प्लस वन तो एक ऑड क्वांटिटी होगी। फिर अब अगर n प्लस वन एक ऑड क्वांटिटी है तो उस केस में अपने को कितने मिडिल टर्म्स मिल रहे होंगे। सिमिलरली अगर n की वैल्यू ऑड हो जाती है तो n प्लस वन एक इवन नंबर हो जाएगा, तो उस केस में अपने को कितने मिडिल टर्म्स देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों ही केसेस पर काम कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट अपने पास ये आया कि इफ n इज इवन, तो अगर n एक इवन क्वांटिटी है तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर n को 2 रख लेते हैं। तो यहाँ से हुआ ये कि n प्लस वन इज ऑड। तो अगर n एक इवन क्वांटिटी है तो n प्लस वन एक ऑड क्वांटिटी हो जाएगी। रेफरेंस के लिए n को यहाँ पर 2 रखा, तो n प्लस वन दैट विल बी 3। तो अब जैसे अपने को n प्लस वन 3 मिला, इनफैक्ट हुआ ये कि इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 3 आ रहे होंगे और वो टर्म्स होंगे t1, t2 एंड t3। तो अब यहाँ से देखकर ये बताया जा सकता है कि t2 इस गिवन एक्सपेंशन का मिडिल टर्म हो गया। अब देखो t2 तक पहुंचने के लिए सिंपली अपने को एक काम ही करना होगा कि जो n दिया गया है और n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो अगर मुझे t2 तक पहुंचना है तो मैंने सिंपल किया है कि 2 डिवाइडेड बाय 2 किया, फिर प्लस 1, तो मैंने सिंपली इस टर्म को इवैल्यूएट कर लिया। तो अब अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए तो 2/2 ये 1 बना, फिर प्लस 1, तो मेरे को ऐसे मिल गया 12th टर्म या फिर सेकंड टर्म। सिमिलरली अगर रेफरेंस के लिए n को यहाँ पर 4 रख दिया जाए, तो जैसे ही n को 4 रखा तो ये जो n प्लस वन है ये अपने पास 5 बन जाएगा। तो इस तरह जो टर्म्स बनेंगे दोज विल बी t1, t2, t3, t4 एंड t5। तो अब अगर यहाँ पर मिडिल टर्म को देखा जाए तो मिडिल टर्म यहाँ पर हो गया t3। तो अब अगर अपने को x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन में t3 तक पहुंचना है तो t3 इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पर सिंपली काम करेंगे कि 4 को डिवाइड कर दिया है 2 से, फिर इसमें 1 ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये जो भी टर्म आएगा यही टर्म अपना x प्लस ए पावर n, इनफैक्ट n की वैल्यू यहाँ पर 4 थी तो इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म दे देगा। तो इसको अगर सिंपलीफाई किया जाए तो ये मिल गया 2 प्लस 1 दैट इज 3, मतलब थर्ड टर्म। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म ये अपने पास ऐसे रिजल्टेंट आ गया। तो अब अगर इसी चीज को जनरलाइज करके लिख दिया जाए तो n अपने पास एक इवन क्वांटिटी थी, n प्लस वन एक ऑड क्वांटिटी होगा, तो फिर x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म मिलेगा वो मिडिल टर्म अपने पास हो जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म। तो ये टर्म विल बी द मिडिल टर्म इन x प्लस ए पावर n व्हेन n इज इवन। तो जब इवन होगा वहां पर मिडिल टर्म अपने पास मिलेगा n/2 प्लस 1th टर्म। तो फिर फर्दर इसमें सेकंड केस देख लेते हैं कि सेकंड केस में अगर n ऑड क्वांटिटी होगी तो उस केस में मिडिल टर्म अपने को कितने मिल रहे होंगे और उन मिडिल टर्म्स को किस तरह से इवैल्यूएट करना है। फिर बच्चों केस 2 के लिए देख लेते हैं कि अपने को इनफैक्ट कितने मिडिल टर्म्स मिलेंगे और वो मिडिल टर्म्स किस तरह से इवैल्यूएट किए जा रहे होंगे। तो केस 2 में हुआ ऐसा कि इफ n इज एन ऑड क्वांटिटी, तो जैसे ही n एक ऑड क्वांटिटी हुई तो n प्लस वन एक इवन क्वांटिटी बन गया है। n प्लस वन इज इवन, तो यहाँ पर n एक ऑड क्वांटिटी था तो n प्लस वन एक इवन क्वांटिटी बन गया है। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए n को 3 उठा लेते हैं। तो जैसे ही n 3 बना तो यहाँ पर n प्लस वन दैट विल बी 4। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन में मिलेंगे फॉर n इक्वल टू 3, तो वो टर्म्स होंगे t1, t2, t3 एंड t4। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अल्टीमेटली यहाँ पर दो मिडिल टर्म्स अपने को मिल रहे हैं, पहला मिडिल टर्म हुआ t2 एंड सेकंड मिडिल टर्म हुआ t3।
तो अब अगर n इक्वल टू 3 के लिए जो बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा होगा उसमें अगर अपने को मिडिल टर्म्स तक पहुंचना है तो उसके लिए सिंपल एक काम ही करेंगे कि ये जो n+1 आया है दैट इज 4, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो रिजल्टेंट आ गया 2, यानी कि मेरे को ये सेकंड टर्म चाहिए। फिर सिमिलरली अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करके इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये मुझे रिजल्ट देगा 4/2 दैट इज 2 + 1 3। तो यहाँ से मेरे को थर्ड टर्म मिडिल टर्म के रूप में देखने को मिल रहा होगा। तो n इक्वल टू 3 के लिए दो मिडिल टर्म्स थे t2 एंड t3, और यहाँ तक अगर अपने को पहुंचना था तो सिंपली किया ये कि n+1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से अपने को पहला मिडिल टर्म मिल जाएगा। फिर ये जो n+1 आया था इसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसमें 1 ऐड कर दिया, तो इस तरह से अगला मिडिल टर्म मिल जाएगा। फिर सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 5 के लिए इस चीज को समझे तो जैसे ही n इज इक्वल टू 5 आया तो यहाँ पर हुआ ये कि जो n+1 है वो तो अपने को 6 देखने को मिल रहा होगा। तो अब n इक्वल टू 5 गिवन था, n+1 6 आ गया, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 5 के लिए बनेंगे t1 t2 t3 t4 t5 एंड t6। तो इस केस में अगर देखा जाए दो मिडिल टर्म्स मिल रहे हैं t3 एंड t4। तो अब अगर अपने को यहाँ पर t3 तक पहुंचना था तो सिंपली जो 6 आया था इस 6 को डिवाइड कर दिया है 2 से, तो रिजल्टेंट आया 3, मतलब थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। तो इस तरह से अपने को ये वाला मिडिल टर्म मिल गया। फिर सिंपली किया ये कि जो 6 आया था इसको 2 से डिवाइड करके इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से ये अपने को मिला है 4। तो यानी कि ये जो t4 था ये मिडिल टर्म अपने को मिल गया। तो अब इसी को अगर जनरलाइज करके लिख दिया जाए तो यहाँ पर होगा ये कि अगर n एक ऑड क्वांटिटी है तो n+1 एक इवन क्वांटिटी हो गया, तो इस केस में अपने को दो मिडिल टर्म्स मिल रहे होंगे और वो दोनों ही मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन दी गई है तो इस केस में दो मिडिल टर्म्स होंगे, टू मिडिल टर्म्स, और वो मिडिल टर्म्स अपने को मिलेंगे। पहले तो होगा n+1/2th टर्म और सेकंड मिडिल टर्म बनेगा n+1/2 + 1th टर्म। तो इस केस में अपने को दो मिडिल टर्म्स मिल रहे होंगे। तो ये मिडिल टर्म से रिलेटेड थ्योरी दी गई थी। फिर फर्दर इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर बच्चों मिडिल टर्म्स पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड मिडिल टर्म्स इन, और इसके रिस्पेक्ट में ये दो क्वेश्चंस अपने को दिए गए। तो पहले इस एक्सपेंशन में अपने को मिडिल टर्म इवैल्यूएट करना है। तो इस एक्सपेंशन को अगर स्टैंडर्ड बायनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर किया जाए दैट इज x + a पावर n, तो ये तो x/2 x का काम कर रहा है और -3 डिवाइडेड बाई x² ये a का काम कर रहा है, और n अपने पास मिल गया 13। तो n एक ऑड क्वांटिटी बना, तो जैसे ही n ऑड क्वांटिटी है तो n+1 एक इवन क्वांटिटी हो गया। अब जैसे ही n+1 एक इवन क्वांटिटी आया तो अपने को दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे, और वो दो मिडिल टर्म्स यहाँ पर बनेंगे। पहले तो n+1/2th टर्म, फिर नेक्स्ट n+1/2 + 1th टर्म। तो ये दो मिडिल टर्म्स इस गिवन एक्सपेंशन में देखने को मिल रहे होंगे। तो n की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दी जाए तो ये अपने को मिलेगा 13 + 1 दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 7th टर्म, और फिर इसमें एक अगर ऐड कर दिया तो 8th टर्म। तो इस तरह से इस गिवन एक्सपेंशन में 7th एंड 8th ये दो टर्म्स अपने को मिडिल टर्म के रूप में मिल जाएंगे। तो अगर t7 को लिखा जाए तो t7 को लिखा जाएगा t6 + 1। अब देखो बायनोमियल में होता ये है कि किसी भी जनरल टर्म को अगर अपने को लिखना होता है तो वो हमेशा tr+1 टाइप ही लिखा जाता है। तो अगर अपने को t7 यहाँ पर लिखना था तो t7 को t6 + 1 टाइप लिखेंगे। तो इस तरह से r की वैल्यू अपने को ये मिल गई है, n x एंड a की वैल्यूज दी गई थी। तो अगर सभी वैल्यूज का यूज किया जाए तो t6 + 1 ये टर्म अपने पास बन जाएगा ncr दैट विल बी 13c6 देन x दैट इज x डिवाइडेड बाय 2, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया 7 देन a दैट इज -3 डिवाइडेड बाय x² रेज टू 6। तो ये इस तरह से अपने को t7 देखने को मिला। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए 8th टर्म अपने को लिखना है दैट विल बी t8। तो t8 को लिखा जाएगा t7 + 1 दैट विल बी 13c7 देन x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 6 देन -3 डिवाइडेड बाय x² रेज टू 7। तो ये दो मिडिल टर्म्स थे इस गिवन एक्सपेंशन में, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो सेकंड क्वेश्चन में अल्टीमेटली हुआ ये कि n की वैल्यू यहाँ पर 16 दी गई है, x के प्लेस पर x²/4 है, a के प्लेस पर 5 डिवाइडेड बाई x⁴ है। तो अब अगर सेकंड क्वेश्चन में देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था,
फिर सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर देखें तो n की वैल्यू इवन मिली, तो जैसे n की वैल्यू इवन आई तो n+1 एक ऑड क्वांटिटी होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म अपने को मिल रहा होगा, और मिडिल टर्म बनेगा यहाँ पर 16/2 + 1 एक्सेट्रा। तो इस तरह से इस केस में अपने को ये मिडिल टर्म देखने को मिला। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिल जाएगा अपने पास 16/2 8 + 1 दैट इज 9। तो इस केस में जो मिडिल टर्म बनेगा दैट विल बी 9th, मतलब इस एक्सपेंशन में 9th टर्म अपने को मिडिल टर्म के रूप में देखने को मिल रहा होगा। तो अगर यहाँ से t9 को लिखा जाए तो t9 बनेगा t 8 + 1। तो यहाँ पर r की वैल्यू 8 हो गई, n की वैल्यू 16 गिवन थी, x की वैल्यू x² की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई x⁴ गिवन थी। तो t8 + 1 को यहाँ पर लिखा जाएगा 16 c8, फिर x दैट इज x² 4 raised to 8, फिर a दैट इज 5 डिवाइडेड बाई x⁴ raised to 8। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो आंसर अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्म में देखने को मिल रहा होगा। तो फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ एक PYQ सॉल्व करते हैं जो मिडिल टर्म्स पर बेस्ड पूछे गए थे। फिर मिडिल टर्म पर बेस्ड एक PYQ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स इन 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस बीटा x रेज़ टू 4, 1 माइनस 3 बीटा x रेज़ टू 2 एंड 1 माइनस बीटा x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू 6 where beta greater than 0 are first three terms of an arithmetic progression. Then the value of 50 minus 2d divided by beta square is where d is the common difference। और ये क्वेश्चन JEE में 2022 में पूछा गया है। तो अब अगर गिवन एक्सपेंशंस को देखा जाए तो तीनों ही एक्सपेंशंस में n की वैल्यू तो इवन दी गई है, तो इस तरह से अपने को सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म ही देखने को मिल रहा होगी। देखो अगर n की वैल्यू इवन थी तो n+1 तो ऑड हो गया, अब अगर n+1 ऑड हो गया तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म मिल रहा था। अब अगर सभी एक्सपेंशंस के लिए मिडिल टर्म को लिस्ट किया जाए तो 4 के लिए अगर देखा जाए, मतलब जहां पर ये n की वैल्यू 4 दी गई है, 2 दी गई है, 6 दी गई है, तो 4 के लिए अगर देखें तो मिडिल टर्म बनेगा 4/2 + 1 दैट मींस थर्ड टर्म। फिर अगर सेकंड के लिए देखा जाए तो मिडिल टर्म बनेगा 2/2 + 1 दैट इज सेकंड टर्म। फिर अगर लास्ट वाले के लिए देखा जाए तो बन रहा है 6/2 + 1 दैट इज फोर्थ टर्म। तो इस तरह से अपने को ये तीन मिडिल टर्म्स इनके एक्सपेंशंस में देखने को मिले होंगे। तो अब अगर t3 को लिखा जाए तो t3 यहाँ पर थर्ड टर्म था, इसको लिखा जाएगा t2 + 1 टाइप, r की वैल्यू 2 बनी, n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, x के प्लेस पर ये दिया गया था, a के प्लेस पर बीटा x है, और अपने को सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट लिखना था। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट लिखकर चले तो ये बनेगा 4c2 देन x दैट इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 रेज़ टू 4 - 2 दैट इज 2, फिर बीटा x⁴ आएगी। तो बीटा x⁴ को सिंपलीफाई करेंगे, बीटा स्क्वायर मिलेगा, x² मिलेगा। अपने को सिर्फ कोफिशिएंट लिखना था तो यहाँ पर कोफिशिएंट को सिर्फ और सिर्फ बीटा स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और चलो x² भी लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ इतना देखने को मिला। तो अब अगर इस टर्म में कोफिशिएंट को थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखें तो 4c2, तो ये मिला अपने पास 6, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बीटा स्क्वायर बच जाएगा। तो कोफिशिएंट मिला है सिर्फ और सिर्फ बीटा स्क्वायर, क्योंकि 4c2 को अगर तुम देखो तो ये मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6, और इसका जैसे ही स्क्वायर हुआ तो डिनोमिनेटर में 6 आया तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, x² वेरिएबल था तो कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीटा स्क्वायर बचा। फिर अगर सेकंड प्रोग्रेशन के लिए अगर मिडिल टर्म को लिखा जाए तो ये टर्म बन रहा था सेकंड टर्म, तो t2 की बात हो रही है तो इसको लिखा जाएगा t1 + 1 टाइप। तो n की वैल्यू 2 गिवन थी तो ये बन गया 2c1 देन x, तो x के प्लेस पर 1 था, इसकी पावर 1 देन a दैट इज -3 बीटा x रेज़ टू 1। तो इसको अगर सिंपलीफाई करके लिखिए तो 2c1 सिंपलीफाई होकर 2 ही बना, फिर इसकी वजह से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और कोफिशिएंट अगर अपने को लिखना था तो कोफिशिएंट यहाँ से मिल गया -6 बीटा। फिर अगर लास्ट एक्सपेंशन में मिडिल टर्म को लिखा जाए तो मिडिल टर्म फोर्थ टर्म था, तो t4 मतलब ये बन जाएगा t3 + 1 टाइप, तो इसको लिखा जाएगा 6c3 फिर x दैट इज 1 रेज़ टू 3 देन माइनस बीटा x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू 3। तो अगर इसको सिंपलीफाई करके लिखें तो 6c3 ये अपने को रिजल्टेंट देगा 654, डिवीजन में 6 आया तो ये सिंपलीफाई कर मिल जाएगा 20, और फिर 20 यहाँ से अपने को 8 मिलेगा,
तो 20/8, तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 5 जा एंड 4 2 जा, तो 5/2 ये मिल जाएगा अपने को -5/2 बीटा क्यूब। तो इस तरह से तीनों टर्म्स के लिए कोफिशिएंट्स अपने को मिल चुके हैं। तो अब अगर तीनों टर्म्स के लिए कोफिशिएंट्स मिल गए हैं तो ये अल्टीमेटली एपी में गिवन थे। अब अगर एपी में ये तीनों टर्म्स दिए गए हैं तो बीच वाले का डबल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो जैसे ही इस कंडीशन का यूज किया तो अब अपने पास आया बीच वाले का डबल दैट इज -12 बीटा और दोनों का समेशन दैट इज बीटा स्क्वायर -5 बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पर बीटा एक कॉमन हुआ उसको कैंसिल कर दिया। तो जैसे उसको कैंसिल किया उसके रिस्पेक्ट में एक रूट मिला बीटा इक्वल टू 0। मगर क्वेश्चन में बोला गया था कि बीटा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस वजह से इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर -12 बचा, राइट हैंड साइड पर अगर देखें तो बच गया है बीटा फिर -5 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट बन जाएगा -24 इज इक्वल टू 2 बीटा फिर -5 बीटा स्क्वायर। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से रिजल्टेंट आ रहा है 5 बीटा स्क्वायर फिर -2 बीटा -24 इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो सबसे पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर लेते हैं इसमें। तो जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो ये बना 5 बीटा स्क्वायर फिर -12 बीटा प्लस 10 बीटा फिर -24 इक्वल टू 0। तो अब अगर इसके फैक्टर्स लिखे जाएं तो इसके फैक्टर्स तो अपने को एक फैक्टर मिलेगा बीटा प्लस 2, दूसरा फैक्टर मिलेगा 5 बीटा -12। तो बीटा के यहाँ से दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू -2 एंड दूसरी वैल्यू मिली है 12 डिवाइडेड बाय 5। तो -2 वाली वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही वैल्यू चल रही होगी बीटा की दैट इज 12/5। तो अब बीटा की वैल्यू जैसे ही 12/5 अपने को मिली है तो बीटा की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो कॉमन डिफरेंस को यहाँ से इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को अगर इवैल्यूएट किया जाए तो कॉमन डिफरेंस के लिए एक काम कर लेते हैं कि दिस माइनस दिस किया, तो जब दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो -6 बीटा और माइनस बीटा स्क्वायर आ गया। तो अगर नेगेटिव कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ से मिला 6 और बीटा की वैल्यू गिवन थी 12/5, ये आ गया 12 डिवाइडेड बाय 5 माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके इनफैक्ट अब ये प्लस बन चुका है तो बना 144 और डिवीजन में आ जाएगा 144 डिवीजन में आ गया है 25। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट अपने पास आएगा यहाँ से, तो ये रिजल्टेंट दे देगा 504। तो माइनस का 504 डिवाइडेड बाय 25। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अपने को मिल चुकी है -504 डिवाइडेड बाय 25। तो अगर ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी जाए उसको एक बार और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं पहले। तो ये कुछ ऐसे मिल रहा था 72 मल्टीप्लिकेशन 5, तो 5 2 10 360 एंड 144, तो 4 0 और 5, तो 504। तो ये आ गया -504 डिवाइडेड बाय 25। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू अपने को ये मिल गई। तो अगर ये सारी ही वैल्यूज गिवन इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी जाए तो यहाँ से 50 माइनस 2d डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो बना 50 फिर माइनस और d नेगेटिव आ रहा था तो इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया, फिर 2 मल्टीप्लिकेशन 504 डिवीजन में आ गया 25, फिर मल्टीप्लिकेशन बीटा स्क्वायर था तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा 144 और डिवीजन में आ गया 25। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट अगर 12 से इसको डिवाइड किया जाए तो 12 4 जा 48 और 12 2 जा और ये आ गया 12, फिर 2 6 जा और 6 7 जा, तो 50 प्लस 7 ये आ गया 57। तो इस क्वेश्चन में जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू थी दैट इज 57 एंड ये इस क्वेश्चन का आंसर है।